रूपोस भाग 21। पर उसे यहाँ से जाना था तो उसने बस हाँ में अपना गर्दन हिलाया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अने की नजरें मानो पर ही थी। वह उसे कवर करते हुए कार तक ले आया और कार का दरवाजा खोल दिया। अब मानो के लिए यह सफर कठिन होने वाला था क्योंकि वह अने के पास बैठने वाली थी। वह चुपचाप कार में बैठ गई। अने को तो मानो दुनिया जहान की खुशी मिल गई। आज मानो उसके साथ है और अभी कुछ देर उसके पास ही रहेगी, सोचकर ही उसके मन में गुदगुदी होने लगी। वरना कहाँ अक्सर वह उससे दूर ही रहती, मानो दोनों के बीच कोई दीवार हो। वह भी खुश होते हुए दूसरी साइड आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। इधर मॉल के बड़े से रेस्टोरेंट में एक बड़े से खाने की टेबल पर निशांशु, अंबु, अर्श, रूही और काशी बैठे हुए थे। रूसा अभी तक आई नहीं थी। वह एरिया बहुत ही खास एरिया था जहाँ सिर्फ वीआईपी लोग ही आते थे। उन्हें इस जगह पर आने के लिए मेंबरशिप लेनी होती। चारों ओर फूलों से सजा हुआ एरिया था। भैया, मैंने आपके बारे में अने के मुंह से बहुत सुना है और आपसे बस एक बार मिलना चाहती थी। अक्सर आपको मैंने टीवी पर आपके इंटरव्यू पर ही देखा है और आपकी न्यूज़ ही सुनी है, लेकिन आज सामने से आपको देखकर सच में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी सपना आपकी तरह एक बिजनेस वुमेन बनने का। रूही खुशी से निशांशु को देखते हुए बोली। ओ मैडम, भैया तो है ही इतने टैलेंटेड, देखा नहीं कैसे बाहर सब इन्हें देख रहे थे। काशी ने रूही की ओर देखते हुए कहा। रूही बस हंसती। भैया, वैसे हमने सुना है कि आपका यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है? अर्श ने निशांशु से पूछा। हाँ, लेकिन वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो कि छोटे ने खास तौर पर मुझे दिया है और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, निशांशु ने खोए हुए से कहा। निशांशु को अने ने विदेश से बुलवाया था क्योंकि उसे निशांशु से कुछ करवाना था जो कि अने का सीक्रेट था। उसने अभी तक अपने सीक्रेट के बारे में निशांशु को नहीं बताया था। वैसे निशांशु मल्टीपल काम करता था और अने को अपने लिए ऐसे ही शख्स से काम करवाना चाहता था और जिसके बारे में आज वो दोनों बातें करने वाले थे। पर मानू के साथ बाहर हुए वाकये के बाद उसके बीच कोई भी बात नहीं हो पाई थी। अगर ऐसा है तो हम भी आपके इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड है, अर्श ने कहा। हाँ, निशांशु ने कहा। निशांशु की नजरें दरवाजे पर ही थी, मानो वो किसी का वेट कर रहा हो। वैसे भैया, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अम्बू अपनी आदत से मजबूर निशांशु से पूछा। वह वहां पर आने वाली लड़कियों को देख रहा था। उसके सवाल पर और उसकी हरकत पर सबने अपना माथा पीट लिया। ये लड़का अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। काशी ने यह कहते हुए उसके पैर पर मारा। अम्बू, औश, क्या हुआ यार? वह चिल्लाते हुए काशी को देखकर बोला, जो कि उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अर्श ने अम्बू को अपने साइड कर लिया। अर्श, साले, इसलिए ही तूने अपनी जीएफ को आने से मना किया और उससे झूठा बहाना बनाया कि तेरी मम्मी पापा भी आ रहे हैं, अर्श ने कहा। वही अपनी मम्मी पापा के बारे में सुनकर वह उदास हो गया। अर्श को लगा उसे उसके मम्मी पापा के बारे में नहीं कहना चाहिए था। सॉरी, उसने धीरे से कहा। तो अम्बू भी बस मुस्कुरा दिया। निशांशु, जिसका ध्यान दरवाजे की तरफ था, वह अम्बू को देखने लगा। निशांशु बचपन से ही अने के सारे फ्रेंड्स को जानता था और उसके व्यवहार को भी, इसलिए वह उसकी ओर देखते हुए उसके सवालों का जवाब में उसे ही फंसा दिया, क्योंकि अगर होगी तो कहीं उसे तो नहीं पटाने का सोच रहे, और अगर सोच रहे हो तो एक बात बता दूं, जैसे बचपन में तू मेरी दोस्त को अपना दोस्त बताकर अपने चार्म से इम्प्रेस करता था, वैसे अब नहीं कर पाएगा। उसका जवाब सुनकर सब उसे देखने लगे जैसे पूछ रहे हो वो क्यों। वहीं रूही को लगा जैसे निशांशु अक्सर टीवी में सीरियस रहता वैसे ही होगा। उसे अम्बू की बातों का इतनी अच्छे तरीके से जवाब देता देखकर वह काफी इम्प्रेस हुई उनसे। निशांशु ने कहा, क्योंकि मुझे अनय ने तेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया है और उसका नंबर भी दिया है। अगर तूने मेरी वाली पे लाइन मारा तो ये खबर तेरी वाली तक पहुंच जाएगा, निशांशु ने अम्बू को देखकर कहा। वहीं अम्बू, जो कि वहां आए वेटर से जूस का ग्लास उठाकर पी रहा था, उसका सारा जूस निशांशु की बात सुनकर उसके मुंह से निकल गया और उस वेटर के कपड़ों पर जाकर लग गया। बेचारा वेटर अपनी हालत देखकर वहीं पर खड़ा हो गया। वहीं सब के सब अम्बू की हालत देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। अम्बू का मुंह अब भी खुला था। वह बेचारगी से सबको खुद पर हंसता हुआ देख रहा था।
वेटर वहां से उन लोगों को ऐसे हंसते देखकर अपना खाली ट्रे लिए जाने लगा। रुको, निशांशु ने उस वेटर को कहा और अपनी जगह से खड़े होकर उसके पास चला गया। वह वेटर आंखों में प्रश्न लिए ही उसे देखने लगा। निशांशु ने उस वेटर के हाथों से ट्रे लिया और उसे अपना रुमाल देकर अपने कपड़ों को साफ करने को कहा। वह वेटर उसे आश्चर्य से देखने लगा। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है जब तुम यहाँ से किचन तक जाओगे तो रास्ते में तुम्हें सब अजीब से नजरों से देखेंगे और शायद कोई तुम्हारा मजाक भी उड़ाए, इसलिए पहले वॉशरूम में जाकर साफ कर लो। और हाँ, अभी जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। निशांशु ने अपने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा। वह वेटर निशांशु को ऐसे खुद को माफी मांगता देखकर उसे अपने हाथों से मना करने लगा। अरे नहीं सर, आपको ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। उन सर ने जानबूझकर नहीं किया, ये तो गलती से हुआ है। उस वेटर ने बड़े ही शांत भाव से निशांशु से कहा। पता है ये एक गलती है, उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इसमें तुम्हारी भी तो कोई गलती नहीं है ना। यदि ये गलती तुम्हारे हाथों से होती तो लोग ये ध्यान नहीं देते कि तुमसे गलती से हुआ है और तुम पर बिना एक पल की देरी किए चिल्लाने लगते। तुम भी उन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि बात तुम्हारी नौकरी की होती और तुम चुपचाप उसकी जली कटी बातें सुनते रहते। लेकिन अब जब ये तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम तब भी कुछ नहीं कहते क्योंकि तब भी बात तुम्हारी नौकरी की है। और यदि अब तुम ऐसे ही जाओगे तो तुम्हारे साथ काम करने वाले तुम्हारे सीनियर तुम्हें भी दोष देंगे कि ध्यान से करना चाहिए था, इसलिए जाओ पहले इसे साफ करो फिर सबका ऑर्डर लेना, निशांशु ने कहा। वेटर को अच्छा लगा कि अमीर लोग भी छोटे लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसे सबने अमीरों को लेकर एक छवि बना दी है कि उन्हें अपने से छोटे लोगों की कोई परवाह नहीं, उसे आज निशांशु ने गलत साबित कर दिया था। वह वेटर रुमाल लेकर वहां से खुश होते हुए चला गया। वहीं बाकी सब उसे देखकर अब सोचने लगे कि अनय में भी ये गुण कहाँ से आए हैं। जिसका बड़ा भाई ऐसा है तो छोटा तो उसी का जैसा होगा। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि क्यों अनय की हरकत ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे रहता था और इसकी भनक भी किसी को लगने नहीं देता। पर दोस्त तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन ले, इसके साथ भी ऐसा ही था। वो लाख जताए कि और दिखाए कि वह सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब किसी को मदद की जरूरत होती तो वह बिना एक पल गवाए और किसी को पता चले उसकी हेल्प करने के लिए आगे रहता है। निशांशु आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उसे ही देखने लगे। अरे यार, ऐसे मत देखो, उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। वैसे अपने आने को मानना पड़ेगा, उसने अम्बू का अच्छे से इंतजाम किया है। निशांशु ने जो अम्बू को उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर कहा उसके बारे में कहते हुए काशी ने अम्बू के कंधे पर मारते हुए कहा। हाँ वो तो है, कहकर सब एक बार फिर से अम्बू को देखकर हंसने लगे। तभी निशांशु को लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। वैसे देख तो उसे बहुत लोग रहे थे, पर कुछ ऐसी नजरों का उसे आभास हुआ जिससे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और वह अपनी बेचैन नजरों से यहाँ वहाँ देखने लगा। इधर जैसी के आगे लगभग एक यंग सा दिखने वाला लड़का आकर खड़ा हो गया। भैया, कहते हुए उसके पास चली गई। मेरी गुड़िया, कितना मिस किया मैंने तुम्हें, उसने अपनी बहन से कहा। मैंने भी भैया कहकर उसे घर के अंदर लेकर आई और सबको चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मॉम डैड देखो तो भैया आ गए। उसकी चहकती हुई आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। नील बेटा, बहुत देर कर दी आने में, जैसी के पापा ने नील को देखकर कहा। नील ने आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा और दादा दादी के पैर छुए और वहां पर मौजूद कपल को भी ग्रीट किया। मिस्टर एंड मिसेज दीवान, ये है मेरा बड़ा बेटा नील, आज ही ऑस्ट्रेलिया से आया है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट है। उसके पापा ने वहां पर सोफे में बैठे दंपति को देखकर कहा। नील को वो दोनों गौर से देखने लगे। आकर्षक बॉडी का मालिक था वो, एक बार देखे और बस देखता रह जाए। मम्मी पापा, मैं भैया को अपने कमरे में ले जा रही, कहकर जैसी उसे खींचते हुए ले गई। अरे मेरी गुड़िया रुक जा, मुझे पता है तू मुझे क्यों ले जा रही है, लेकिन जिसके लिए ले जा रही है वह कार में है। तुझसे मिलने की धुन में मैं उसे लाना ही भूल गया। नील ने जैसी से कहा। भैया आप, कहते हुए जैसी वहां से उल्टे पैर बाहर की ओर भागी। संभल कर गुड़िया,
उसे यूं भागता हुआ देखकर नील ने कहा, और फिर हंसते हुए अपनी मम्मी पापा के पास आ गया और उनसे बातें करने लगा। नील कुछ देर बाद अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। जैसी नौकर के साथ अपने रूम में आई और बैग खोलकर अपना गिफ्ट देखने लगी, वो बहुत खुश दिख रही थी। तभी उसे वह चीज मिल ही गई जिसे वो ढूंढ रही थी। उसमें एक खूबसूरत सा गाउन था। वह मिल गया, उसके चहकते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और झट से वॉशरूम में उस गाउन को पहनकर देखने लगी। अनायास की आवाज कार चलाते हुए अनय पर पड़ी तो उसने मानू की तरफ देखा। अनय मानू के करीब होने पर कार चलाने में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जो अब मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मानू ने उसे आवाज लगाया तो वह उसकी तरफ चेहरा कर लिया। अनय उसने इतना बस कहा, मानू वो मैं ये। मानू को ऐसे बोलते देखकर अनय ने अपनी कार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे कार एक झटके में रुक गई, जिसकी वजह से मानू आगे की ओर हो गई क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। अनय क्या वो मैं ये? अनय ने मानू को सीधा करते हुए कहा। वहीं उसके ऐसे कंधे को टच करने और अनय के इतने करीब होने से वह फिर अपने होश खोने लगी। अनय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अचानक अनय उसके बहुत करीब चला गया था। मानू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनय उसके होठ के नजदीक ही था, जिससे मानू को उसकी स्मेल और उसकी सांसें अपने ऊपर महसूस होने लगी। अभी अभी पानी में भीगे होने के कारण मानू के बालों को पानी की बूंद उसके बालों से होते हुए उसके गालों पर आ रही, जो कि अनय का ध्यान भटकाने के लिए काफी था। तभी मानू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। अनय ने मानू का सीट बेल्ट बांधकर दूर हट गया और कार की ऊपर की छत खोल दी, जिसकी वजह से ठंडी हवा उसके चेहरे पर आने लगी। मानू ने अपनी आंखें खोली तो अनय सीधे देखते हुए कार स्टार्ट कर रहा था। मानू को खुद की ही सोच पर हंसी आने लगी। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वह उदास होकर आंखें बंद करके ऊपर हवा को महसूस करने लगी। तू कैसे ये कर सकता है अनय? यदि तू खुद को नहीं रोकता तो पता नहीं तेरे बारे में क्या सोचती। हाँ, ये बात है कि इस पर तू सिर्फ अपना हक समझता है, पर ऐसे अभी कुछ हो जाता तो इससे तो क्या खुद से कैसे नजरें मिला पाता। अच्छा हुआ जो तूने अपने आप को रोक लिया। यार, तुम्हारे पास होने से बहक जाता हूँ, मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। अनय कार स्टार्ट करते हुए सोचने लगा। उसे बेचैनी होने लगी और मानो भी भीगी हुई थी, ऐसे में उसे सर्दी लग सकती थी। इसलिए उसने ऊपर खुला रखना ही सही समझा। वैसे भी बारिश अब रुक चुकी थी। दोनों ही कुछ देर खामोश अपने अपने ख्यालों में गुम बैठे रहे। अचानक मानू ने अपना हाथ ऊपर किया और एकदम से चिल्लाया, जिससे अनय उसे देखने लगा। क्या कर रही हो? गिर जाओगी। आराम से सीट पर बैठो। उसने मानू को अपने सीट पर खड़े होते हुए देखकर कहा, लेकिन मानू ने उसकी एक न सुनी और सीट पर खड़ी होकर हवाओं को महसूस करने लगी। वह माहौल को हल्का करना चाहती थी क्योंकि दोनों ही इस वक्त खामोश थे, तो उसने ये सोचकर ये किया ताकि वह अनकंफर्टेबल ना हो। अनय ने भी उसे खुश देखकर अब मानू को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बच्ची है, क्यूट सी। भला किसी को इससे प्यार कैसे नहीं होगा। अनय भी स्माइल करते हुए उसे देखकर बुदबुदाने लगा। मानो फुल मस्ती में झूमने लगी। उसे जहाँ कुछ देर पहले अनय के साथ होने पर संकोच हो रहा था, वहीं अब वह इस सफर को खूब एंजॉय कर रही थी। पता नहीं अनायास तुम्हारे साथ ऐसा वक्त फिर कब मिले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस सफर को अपनी खूबसूरत मेमोरी के रूप में संजोकर रखना चाहती हूँ। कहकर वह अपने दोनों हाथों को फैलाकर चिल्लाते हुए गाना गाने लगी। उसके इस गाने को सुनकर अनय का मुंह खुल गया। क्या लड़की है ये? वह उसे देखते हुए सोचने लगा। पर जैसी भी है, सिर्फ मेरी है, सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माय क्यूट एंजल। धीरे से उसे देखकर बुदबुदाया और कार ड्राइव करने लगा। इधर जैसी आईने के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही थी। वह सफेद रंग के गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन तभी उसके चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। मुझे नहीं पता मेरे पास अब कितना वक्त बचा है। मुझे नहीं पता था जिंदगी मेरे साथ ऐसा मजाक करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरफ मेरी फैमिली है जिसके लिए मैं जीना चाहती हूँ, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं,
और एक तरफ मेरा प्यार है, मेरी फीलिंग्स है। यदि अंबु मेरे नसीब में नहीं है तो मैं जीकर भी क्या करूंगी। अगर मैं बच भी जाऊं तो उसके बिना जिंदगी क्या ही मतलब। उसके बिना उसकी यादों के सहारे जीने से अच्छा है कि मैं इस बीमारी से मर जाऊं। वह खुद से ऐसे ही बोलने लगी, तभी गुड़िया की आवाज उसके कानों में सुनाई दी और वह अपना चेहरा पानी से धोकर बाहर आई। सामने नील खड़ा था, जो अपनी बहन को ऐसे देखकर बस देखता रहा। क्या हुआ भाई? उसने नील के पास आकर कहा। कुछ नहीं गुड़िया, बहुत प्यारी लग रही है। नील प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, भैया ये ड्रेस मैं आपकी सगाई में पहनने वाली हूँ। जैसी ने कहा, क्या सगाई? सुनकर नील चौंक गया। वही जैसी ने अपने सर को पीछे घुमा दिया और अपने आंख बंद करके अपनी जीभ को भी काट लिया। नील उसकी बात सुनकर उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा हो गया और उसे देखने लगा, मानो उसका चेहरा पढ़ना चाहता हो। गुड़िया क्या है ये? अभी अभी तूने क्या कहा? मेरी सगाई? वह अपने दोनों हाथ बांधे सर नीचे की हुई जैसी को देखकर बोला। वहीं जैसी अपने पैरों के अंगूठे को जमीन पर रगड़ने लगी। बेटू मुझे पता है, जब तू मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश करती है तो ऐसे ही करती है। अब बोल, क्या छिपाने की कोशिश कर रही है तू? वो फिर पूछा। जैसी भाई, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हकलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। गुड़िया, इस बार नील ने उसे कड़क आवाज में कहा, तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा, फिर वहीं अपनी पढ़ाई करना। नील ने जैसी को डराने के लिए कहा, लेकिन जैसी उसकी बात से डर गई। वह ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती थी। जैसी, नहीं नहीं भाई, वो मॉम डैड ने आपकी सगाई रीमा दी से तय कर दी है। वह फटाक से बोल गई और वहां से उल्टे पैर भाग गई। क्या? ये सुनकर नील बुरी तरह चौंक गया। उस रीमा से मेरी सगाई? यूं कहकर नील मुंह बनाता हुआ बाहर आया। नीचे हॉल में अभी तक वो दंपति बैठे हुए थे। नील मम्मी पापा चिल्लाते हुए बाहर आया। बेटा क्या हुआ? गुड़िया को ढूंढ रहे हो क्या? नील की मम्मी ने नील को ऐसे चिल्लाते देखकर कहा, नहीं मम्मी, उसकी खबर मैं बाद में लूंगा, पहले मुझे आप दोनों से बात करनी है। नील अपनी मम्मी पापा के सामने खड़े होते हुए बोला, वो बाद में कर लेना बेटा, पहले इनसे मिल। ये है रिमिका रहेजा, मिस्टर एंड मिसेज रहेजा की बेटी। नील की मम्मी ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहीं नील की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वह चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने साड़ी पहनी हुई एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों में जूड़ा बनाया हुआ था और सामने के कुछ बाल छोड़ रखे थे। वह लड़की बिल्कुल फॉर्मल लुक में थी। नील जैसे उस लड़की में खो सा गया। वहीं वह लड़की भी नील को देखने लगी। नील ने सिर्फ व्हाइट टी शर्ट और नीचे लोअर पहना हुआ था, क्योंकि वह अभी अभी नहाकर आया था। इस वजह से उसके बालों से पानी उसके माथे पर आ रहा था। हेलो मिस्टर नीलकंठ, वह लड़की खुद नील के सामने आकर अपने हाथ आगे करते हुए बोली। वह तो बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था, लेकिन तभी एक खिलखिलाकर हंसने की आवाज सभी के कानों में सुनाई पड़ी और नील और बाकी सबका ध्यान उस ओर गया। सामने जैसी नील के बगल में आकर खड़ी हंस रही थी। नीलकंठ, हा हा। उसकी हंसी सुनकर नील उसे घूरने लगा। नील को जैसे ही स्थिति का आभास हुआ और जब उसने ध्यान दिया कि अभी अभी रिमिका ने उसे किस नाम से पुकारा, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। भैया, रिमिका कब से अपने हाथ आगे की हुई है, उसे रिप्लाई दो, वरना अभी ही आपकी सगाई मॉम करवा देंगी। कहते हुए जैसी ने क्यूट सा फेस बनाकर धीरे से नील की कान में फुसफुसाई। नील ने उसकी बात सुनकर अपने आप को संभाला और रिमिका से हाथ मिलाया। गुड़िया, तेरी खबर मैं बाद में लूंगा, वह अपने मन में कहने लगा। बेटा यहाँ आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। नील के पापा ने कहा तो नील उसके पास आकर सोफे पर बैठ गया। रिमिका भी अपने मम्मी पापा के पास बैठ गई। वहीं जैसी भी अपने कपड़े चेंज करके आ गई थी, वह भी उन सब के पास बैठ गई। इधर अंजी और उत्कर्ष मॉल में अपने लिए कुछ खाने का खरीद कर वहीं पर बैठकर खाने लगे। चूंकि उत्कर्ष का मूड ऑफ हो गया था, इसलिए वह चुपचाप था, लेकिन अंजी के होते हुए वहां पर भला शांति कहाँ से हो सकती थी। वह बातें करते ही जा रही थी और उसकी बातों का टॉपिक था नवरात्रि। जी हाँ, नवरात्रि आप सब
परेशान न हो, मैडम को पूजा पाठ में थोड़ी भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस डांडिया और गरबा करने में इंटरेस्ट था। वही उत्कर्ष तो बस मानू और अने के बारे में ही सोच रहा था। वह दिल का अच्छा था, बस मानू को लेकर उसका दिल मतलबी हो गया था, इसलिए उसे अने से चिढ़ था। बाकी वह अपने रिश्ते को बहुत ही लॉयल्टी से निभाता था। उसका यहाँ से जाने का भी समय आ गया था। वह चाहता था कि वह जाने से पहले मानू को अपने दिल की बात बताए। उसके बाद फैसला मानू का था। वो जो बोलेगी उत्कर्ष वैसा करेगा। यदि वह उसके प्यार को अपना लेती है तो वह उससे शादी करेगा, लेकिन सिर्फ मानू की मर्जी से, और अगर नहीं तो उसने नहीं का ऑप्शन ही नहीं रखा था। तो तुमने क्या डिसाइड किया कॉलेज के गरबा फंक्शन के लिए? अंजी ने उत्कर्ष से पूछा। उत्कर्ष खोए हुए मानू के बारे में सोचते हुए अंजी की बात को सुन ही नहीं पाया था, इसलिए वह कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगा। वहीं उत्कर्ष को ऐसे चौंकते देखकर अंजी का मुंह बन गया। क्या इसका ध्यान बातों पर नहीं था? इसका मतलब अभी मैं इतनी देर से पागलों की तरह अपने में ही बड़बड़ा रही थी। सोचते हुए अंजी ने बुरा सा मुंह बनाया और उत्कर्ष को घूर कर देखते हुए कुरकुरे का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। वही उसका बिगड़ा मुंह देखकर उत्कर्ष को रियलाइज हुआ कि वह मानू के बारे में सोचने में इतना गुम हो गया था कि उसने अंजी को जो इतनी देर से बोल रही थी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे पाया। सो सॉरी यार, मैं कुछ सोच रहा था। तुम पूछो ना, क्या पूछ रही थी? नरम आवाज में उत्कर्ष ने अंजी से कहा। कुछ नहीं, तुम अपना खाना खत्म करो, कहकर वह उठ गई। मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, कहकर बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। मेरी तो कोई कदर ही नहीं। एक वो मानो है जो उस अने के पीछे बावली है, उसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन उसके प्यार का बुखार उतरा ही नहीं। यहाँ देखकर उसके साथ ही चली गई मोहतरमा। मुझे कितनी फिक्र होती है उसकी, पर उसे क्या, अने को देखकर सब भूल जाती है। और वो अने मेरी इतनी सोनी मानू को छोड़कर पता नहीं उस चुड़ैल चिंपैंजी की शक्ल वाली रूही में क्या देखता है। ये कहते हुए अंजी बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगी, पर तभी उसकी नजर वहां खड़ी लड़की पर गई और वह हड़बड़ा गई। तुम? उसके मुंह से अचानक से उस लड़की को देखकर निकला। मानू के लिए अपने मन में पनप रहे फीलिंग्स को दबाए अने चुपचाप कार ड्राइव कर रहा है। चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके पीठ पीछे उसके दोस्तों ने कितना बड़ा रायता फैला रखा है और इसकी वजह से मानू के मन में अने के लिए गलतफहमी पैदा हो गई है। वह तो अपने ही धुन में कार ड्राइव कर रहा था। मानुषिका, आगे रास्ता पानी की वजह से खराब है, चुपचाप सीट पर बैठ जाओ वरना तुम गिर जाओगी, अने ने मानू से कहा, क्योंकि उसे डर था कहीं वह गिर न जाए। और उसका डर भी सही हुआ। अचानक कार एक गड्ढे से गुजरी, जिसकी वजह से मानू का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे अने की गोद में जाकर बैठ गई। हालांकि अने बहुत ही केयर से कार ड्राइव कर रहा था, पर पानी की वजह से गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया। ओह शिट, मानू के मुंह से निकला। वही अने को करंट सा लगा और उसके पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए और उसने अपनी आंखें बंद कर सीट पर सर टिका दिया। मानो एक नजर अने को अपनी आंखें बंद किए हुए देखकर हड़बड़ाते हुए उठने लगी, लेकिन एक बार फिर वह गिर पड़ी और इस बार उसके हाथ अने के कंधों पर सहारे के लिए अपने आप चले गए। सिचुएशन ऐसा था कि उन दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अने को अचानक गर्मी लगने लगी। उसने मानू को देखा जो कि उठने की कोशिश कर रही और काफी हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी। अने को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक तरफ उसका वहां पर ऐसे रहना अब मुश्किल हो रहा था। ये लड़की भी ना पता नहीं इस मरे हुए आशिक को और मारने पे तुली हुई है। अरे मैडम, तुम्हारे इतने पास होने से डर लगता है यार, कहीं बहक न जाऊं। और भगवान भी जब देखो इसके साथ ऐसे हालात पैदा कर देता है कि सारे अरमान जग जाते हैं। मन करता है कि टूट कर प्यार लुटाऊं इस पर। अने मानू को खुद के इतने करीब महसूस कर अपने मन में सोचने लगा। मानू भी अने को ऐसे देखने लगी। ये क्या हुआ यार, क्यों हर बार इससे दूर होना चाहती लेकिन पास आ जाती? मैं तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन इसकी गोदी में गिरकर माहौल तो और अजीब हो गया और ऊपर से ऐसी जगह गिरी, मुझे तो इससे नजरें मिलाने में भी अब शर्म आ रही है। वह इधर उधर देखते हुए सोचने लगी, और ये भी अजीब है,
मुझे उठने में मदद करने का छोड़ कैसे बैठा हुआ है। अरे भाई, गर्लफ्रेंड वाला है, कुछ तो सोच उसके बारे में और मुझे उठने में मदद कर। वह भी अपने मुंह बनाकर सोचते हुए कहने लगी। जब अनय ने उसकी हेल्प नहीं की तो उसने अपना हाथ अनय की थाई पर रखा और दबाव बनाकर उठने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसके इस तरह हाथ रखने पर वह थोड़ा चौंका और उसकी अपनी सोच से तंद्रा टूटी। उसने मानू का हाथ पकड़ लिया तो मानू उसे देखने लगी। अनय के चेहरे के भाव बदल गए और वह उसके करीब आने लगा। पहले तो मानू समझ नहीं पाई, फिर उसने अपने से ही अंदाजा लगा लिया कि कहीं अनय उसे गलत तो नहीं समझ रहा, क्योंकि उसकी सिचुएशन इस समय अलग ही थी। उसके एक हाथ अनय के बाजू पर से खसककर उसके चेस्ट पर थे और एक थाई पर। यदि कोई उन्हें देखता तो कुछ उल्टा पुल्टा ही समझता। ये सोचकर मानू ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों गॉड, वह अपने मन में बोली। तभी अनय की सांसें उसके अपने गालों के आसपास महसूस होने लगी और हाथ उसके कमर पर, जिससे एक करंट सा मानू के ऊपर दौड़ गया। उसने भी अपनी आंखें नहीं खोली और बंद ही रखी, लेकिन अनय को अपनी मानू को ऐसे परेशान करने में अब मजा आ रहा था। वह चुपचाप उसको देखते रहा, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह काफी डर रही है, जिसका सबूत उसके कांपते हाथ दे रहे थे। अनय ने उसकी कमर पर थोड़ा दबाव बनाया और उसके गालों पर अपने होठ रखे। ये महसूस कर मानू की आंखों की कोरों से आंसू निकलने लगे। उसके आंसू गालों से बहकर अनय के होठों पर आए तो अनय को समझ आ गया कि वह उसे गलत समझ रही है। ये सोचकर अनय के दिल में एक टीस सी उठी और वह फौरन रुक गया और फिर अपनी आंखें एक बंद कर और एक तुरंत खोलकर थोड़ा सा और करीब मानू के आया, जिससे उसके होठ एक बार फिर मानू के गालों पर फिसल गए। मानू कुछ रिएक्ट करती इससे पहले उसके गले से अनय के होठ का स्पर्श महसूस होना बंद हो गया। ये सोचकर जैसे ही उसने आंखें खोली, अनय ने अपने दोनों हाथों से मानू के कमर को पकड़कर ऊपर उठा दिया और उसे साइड में अच्छे से बिठाकर खुद बिना कुछ कहे कार साइड में लगाकर बाहर निकल गया। अनय की इस हरकत को मानू कुछ समझ नहीं पाई और अपनी आंखों में प्रश्न लिए दूर जाते अनय को देखने लगी, जो कार से बाहर आकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया था। अनय ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी और वह अपने सर पर हाथ रखे हुए कुछ सोच रहा था, या कहो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मानो अपने सीट से उसे देखती रही और उसके हाथ एक पल को अपने गले और कमर पर चला गया, जिसे अभी अभी अनय ने छुआ था, और उसकी नजर अनय के टूटे हुए सीट बेल्ट पर गई। ये कैसे टूटा, वह यह सोच रही थी कि इतने में अनय आकर दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर अपनी सीट पर बैठ गया। मानो उसे कुछ बोल न पाई। उसके अनय के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे वह गुस्सा है। क्या ये मेरी वजह से गुस्सा है? क्या मेरे करीब होने से इसे इतना गुस्सा आ रहा है? यह सोच जैसे ही उसके दिमाग में आया, उसने अनय को देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अनय उसे बिना देखे बोल पड़ा, चुपचाप अपना सीट बेल्ट लगाकर बैठो। अभी अभी तुम्हें चोट भी लग सकती थी। क्या जरूरत थी ऐसे खड़े होने की? ना ही तुम खड़े होते और ना ही मेरे ऊपर गिरती, और ना ही। कहकर वह चुप हो गया। उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले हुई घटना कौंध गई। दरअसल मानू के उसके ऊपर गिरने से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था और मानू को उससे दूर हटाने की कोशिश करता हुआ देखकर थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि वह मानू को अपना मानता था, लेकिन उसके ऐसे रिएक्शन पर वह उसे हटाने के लिए अपना सीट बेल्ट निकालने लगा, लेकिन वह फंस गया था, जिसकी वजह से उसे मानू की तरफ झुका। चूंकि मानू उसकी गोद में थी, इसलिए उसके झुकने से मानू ना गिरे, ये सोचकर अनय ने मानू के कमर को पकड़ लिया और उसके होठ अपने आप झुकने की वजह से गले पर चला गया। लेकिन मानू के आंखों से निकलते आंसू देखकर वह समझ गया कि वह उसे गलत समझ रही है। यही बात अनय के दिल में चुभ गई। उसका दिल किया कि वह उसे कह दे कि वो उसे प्यार करता है और उसका प्यार उसके जिस्म से नहीं, रूह से है। यदि उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ भी बन जाए तो वह उसके इजाजत के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन अब उसे लगने लगा कि मानू ने उसे समझा ही नहीं, और उसे अपने ऊपर हंसी आई कि जिस लड़की को वह सिर्फ अपना समझता है, वह तो उसे कुछ समझती ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि इन 2.5 सालों में उसके साथ एक ही क्लास में होते हुए भी
वह उसे अभी तक कितना दूर है और वो पागल उसे अपने प्यार का इजहार करने का सोच रहा है। मानू के दिल में उसके लिए प्यार या नहीं जाने बगैर उसे प्रपोज करना चाहता था, पर अब उसे लगने लगा कि पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसका विश्वास जीतना चाहिए, फिर अपने प्यार का इजहार करेगा। अनय ने अपनी सोच को विराम लगा दिया और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मानो अनय की बातों को सुनकर अपने मन में, मैं तो कब से चुपचाप ही बैठा हूँ, खुद पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लिए घूमता है और मुझे बोल रहा है। माना गलती से इसके ऊपर गिरी तो क्या ही हो गया। कितना अच्छा फील कर रही थी जब मुझे लगा कि ये मुझे किस करने वाला है। मुझे लगा अगर ये गलती से भी मुझे किस कर रहा है तो भी मैं इसे अपने दिल का हाल बोल दूंगी, क्योंकि जब से मैंने इसे उस रूही के साथ देखा है तब से मेरा मन एक पल को भी चैन नहीं पाता। कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। कम से कम इसे बताकर हल्का तो लगेगा, भले ही मुझे उसके बाद कुछ भी समझे। यही सोचते हुए मानो की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे अनय ने भी गलत मतलब निकाल लिया। मानो का मूड भी एक तो अनय के उसे इस प्रकार खुद से दूर कर चले जाने पर और अब वापस आकर उससे इस तरह बात करने पर खीन हो गया। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई। अनय भी चुप ही रहा, लेकिन उसने मानो को अपनी कनखियों से देखा और कुछ सोचकर सॉन्ग चला दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए आप लोग कमेंट करिए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।